तो कहाँ पहुंचे थे हम पिछली दफा? हम वेरिएबल्स कर रहे थे, सीन की बात की थी हमने, इतना मुझे याद है। और कुछ करने को आपको दिया होगा प्रोबेबली, चलो वो आपकी मर्जी, आप कर रहे हो नहीं कर रहे। और कुछ प्रोग्राम्स करने की कोशिश की थी। ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि हमने कुछ ऑपरेटर्स की बातें की थी पिछली दफा। ये थोड़ा थियोरेटिकल सा हिस्सा है, जरा क्लियर कर लेना। तो इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर था। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इक्वल का निशान। इस पे बात हम कर चुके हैं पिछली दफा कि इस निशान असाइनमेंट के ऑपरेटर का मतलब था कि राइट साइड वाला ऑपरेंड पकड़ो और लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल पे डाल दो। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर था। इसके अलावा आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे जिनपे पता नहीं बात की थी या नहीं की थी, मेरा ख्याल है की थी। प्लस माइनस आर यानी मल्टीप्लाई, और इंटीजर डिवीजन। इस पे बात पिछली दफा की थी कि ये इंटीजर डिवीजन थी। तो बात ये की थी कि अगर दोनों तरफ इसके इंटीजर पड़ा हुआ है तो काम खराब है। और फिर परसेंटेज है विच इज मॉड्यूलस। परसेंटेज क्या करता है? ये मॉड्यूलस है, रिमाइंडर है। यानी रिमाइंडर मींस के वो जब तुम दो चीजें डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो भी बचता है वो इस तरह से नहीं करते कि जब कोई 5 को 2 पे डिवाइड करो तो वो 2 आता है, 4, और ये जो वैल्यू बचती है ये मॉडुलस कहलाता है, ये जो वैल्यू बचती है। ठीक है, तो मॉडुलस इज द रिमाइंडर। ये जो ऊपर आता है उसको क्वोशंट कहते हैं, उसको तो जो बचता है उसको मॉडुलस कहते हैं। तो ये मेरे सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनको फिलहाल मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर क्रिएटेड फ्रॉम ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। खत्म। अब ये वही है जो पिछली दफा हम मतलब बगैर बात किए हुए, बगैर इतनी डिटेल में गए हुए, जिक्र किए हुए, हमने पिछली दफा ये बना भी लिए थे। ठीक है, तो आखिरी प्रोग्राम जो हमने बनाया था जब जब वो ये था जिसमें हमने एक सर्कल का रेडियस इनपुट करवाया था, उसके बाद ये हमने एक्सप्रेशन बनाया था ना। अब इतनी बात तो नहीं की थी, लेकिन ये एक्सप्रेशन बना था जिसमें एक असाइनमेंट ऑपरेटर था, एक मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेटर चल रहे थे, और वो आ, मतलब ये एक्सप्रेशन आपके बन गए थे और ये काम आप कर रहे थे। अब यार बेसिक काम तो हमारा हो गया हुआ है। अब मतलब मैं तो थोड़ा सा आगे जाना चाहूंगा, लेकिन चलो एक प्रोग्राम बनाओ और बताओ कि ये हो गया तो फिर आगे चलें। ठीक है, अब वो एक प्रोग्राम ये कर लो। आ, ठीक है, इस तरह का स्कोर कार्ड बनाना है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसको 2-3 दफा पढ़ो, अभी लिखना कुछ ना, इसको सिर्फ 2-3 दफा स्टेटमेंट को पढ़ो और यहीं पे मुझसे पूछ लो अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सवाल उठता है तो। और मेरे उसके बाद मतलब आपको ये बनाना है बेसिकली। तो राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट्स द रन्स एंड बॉल्स फेस्ड ऑफ 5 बैट्समैन। तो 5 बैट्समैन का स्कोर इनपुट करो कि उन्होंने कितना स्कोर किया है और उन्होंने कितनी बॉल्स खेली हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पहले बैट्समैन ने 10 स्कोर किया है और 20 बॉलें खेली हैं, तो ये इनपुट करवा लो ना। एंड प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग स्कोर कार्ड। बेसिकली जो आउटपुट में मुझे स्कोर कार्ड नजर आना चाहिए, स्कोर कार्ड ये होना चाहिए कि ए वाले बंदे ने
इतनी इतना स्कोर किया है इतनी बॉलों में, और उसकी रन रेट क्या है, स्कोर डिवाइडेड बाय बॉल्स, 10/20, जो भी उसकी रन रेट आती है वो, ये मुझे पांचों बैट्समैन की डिटेल एक स्कोर कार्ड की शक्ल में मिल जाए। ठीक है, कौन करेगा? कोई भी बंदा जो जिसके सामने स्क्रीन खुली हो है। चौधरी बिलाल, यार स्क्रीन शेयर करो और आओ स्टार्ट करें। एक बार स्टेटमेंट गौर से पढ़ लो, समझ आ गई सारी, क्लियर है बिल्कुल? यस सर। चलो अब स्क्रीन शेयर करो और स्टार्ट करो। आ, बाकी लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि वो स्क्रीन देखो, वो अपना मतलब अपनी साइड पे करो। नीचे कॉर्नर में बटन है प्रेजेंट नाउ का। हाँ आ गया। ठीक है, आ गया डेस्कटॉप, करो स्टार्ट। भाई बाकी लोग अपना कर लो, जिसका पहले हो जाए वो बता दे, वो फिर स्क्रीन शेयर, उसकी स्क्रीन शेयर करके उसको देख लेंगे। नेम स्पेस की स्पेलिंग ठीक कर लो। ठीक है, अब कितने वेरिएबल्स चाहिए तुम्हें? एक तुमने बना लिया, 100 मैंने देख लिया, और कितने चाहिए? कुछ चाहिए और? बॉल्स का भी चाहिए और स्कोर का भी चाहिए। एक एक ही चाहिए होएगा, ये पांच पांच चाहिए होंगे, सोचो। 5-5 चाहिए होंगे क्योंकि हमने एग्जैक्टली लूप्स नहीं पढ़ी ना अभी। पांच पांच चाहिए होंगे, और कोई रास्ता नहीं है, मतलब मठा सा काम है, लेकिन इस वक्त बरल ऐसे ही करना पड़ेगा कि हमें पांच पांच चाहिए होंगे। तो मेरा ख्याल है A1 A2 करके नाम रख लो, जरा आसान हो जाएगा। तो कॉमा लगाओ। अब A1 A2 यानी A1 हो गया रन्स ए के, और A2 हो गया बॉल्स ए की। इसी तरह B1 B2 C1 C2 इस तरह 10 बना लो। ठीक हो गया था। पहले मैं लूंगा। ठीक है ऐसे कर लो, कोई मसला नहीं, ये भी ठीक है। बेसिकली वेरिएबल्स हमारे बच्चे हैं, हमने नाम रखने हैं, जो मर्जी हम रख लें, डजेंट मैटर। भाई किसी और का बन गया हो तो वो जरूर स्क्रीन शेयर कर सकता है, जिसका भी बन गया हो सर प्लीज ये बता दो। 5 ही रहने दे के। नहीं 10 ठीक चाहिए है। होंगे ना, पांच तो रन हो गए और पांच बॉल के लिए चाहिए होंगे। तो अब या तो A6 A7 ही बनाई जो आ गई, या B1 B2 कर लो। बी B1 B2 वन जरा बेहतर है। हाँ वो बी जरा बेहतर है।
अच्छा ये आज हमें जरा मठा काम लग रहा है कि हमें 10-10 वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। एक्चुअली रियलिटी में 10 वेरिएबल नहीं बनाने पड़ते, रियलिटी में हम एक वेरिएबल में करते हैं, लेकिन अभी आपने वो चीजें पढ़ी नहीं होगी, तो इसलिए हमें ये जरा करना पड़ रहा है। हाँ जी, अब अगला काम क्या करना है? स्कोर इनकी वैल्यू सीन करेंगे या खुद डालेंगे? बेसिकली यूजर से पूछोगे कि उसके बॉल्स और रन्स कितने हैं, तो वो सबसे पहले पहला पहला स्टेप इनपुट होएगा ना, कि पहले हम पूछेंगे यूजर से कि भाई तू बता तेरा तूने कितना स्कोर किया है। वो जब सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा, फिर हम उसका स्कोर कार्ड बना सकते हैं। A1 B1 कर लो ना, पहले A1 में करवा लो। हाँ, C in A1 एंटर करो, फिर C in B1 सॉरी। इसके अंदर स्टेट ना लिख दूं? स्टेट का क्या मतलब? ऐसे? हाँ ऐसे लिख दो, नहीं ऐसे ना लिखो, अभी वैसे चल जाएगा, लेकिन मैं जिस तरह से मैं करवाना चाह रहा हूँ वो मतलब ना लिखो इस तरह। वो जिसको आता है उसके लिए ठीक है, बाकियों के लिए मुश्किल होती है। बस सेमीकोलन एंटर, कॉलम एंटर। C in B2 सॉरी B1। ये हो लो गया। भी, वेरी गुड। यहां तक इसको चला के दिखाओ। ठीक है भाई, एंटर द स्कोर एंड बॉल्स करो। स्कोर एंटर करो 10 और फिर बॉल्स एंटर करो 20। ठीक है, एंटर करो। ठीक है, सो फार सो गुड, मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है। एक बैट्समैन का हमारे पास रन भी आ गए, बॉल्स भी आ गई। अब पांचों बैट्समैनों के कर लो। स्लैश एन दे दो यहाँ पे। यहाँ पे एंड एंड ना लगा लूं? एंड एल लगा लो। बेसिकली वो लाइन एक तोड़ना बस मैं चाह रहा हूँ। चलो अब 5 बैट्समैनों के लिए करो। तो सी आउट पे भी एंटर मार दो ना, वो फिर अजीब खिचड़ी लग रही है। यदि बी टू के बाद वो देखो ना, सी आउट लिखा हुआ है B2 के बाद, ठीक हो वहां पे गया था। वहां पे एक एंटर कर दो बस। हाँ, फर्क नहीं पड़ता, चल ऐसे भी जाना है, बस वो जरा देखने में बेहतर नीट। लगता है। चलो आखिरी वाला उड़ा दो, नहीं ये उड़ा दो बस। 5 हो गए ना? तो ठीक है जी, 5 बैट्समैनों के रन भी हमारे पास आ गए, बॉल्स भी आ गई। अब हमने क्या, अब सोचना पड़ेगा कि कैसे काम करना है हमने। तो अब हमने आउटपुट बनानी है, और हमने क्या क्या करना है। ये इसके लिए पहले हम इनकी वैल्यू लेके डायरेक्ट प्रिंट करा देते हैं ना। करो सी जरा एक आउट। एक एक हाँ, मेरे ख्याल में भी यही करना चाहिए। तो सी अब आउट। वो आउटपुट करने लगा। पहले सबसे बैट्समैन का नाम यानी ए रख लो। बैट्समैन का नाम ए है, तो C out A। नहीं ठीक था। ऐसे करेंगे वो। हाँ ऐसे कर, पैटर्न ठीक में था। से करेंगे। फिर ए
अब एक स्लैश टी लगाओ, समझो कि एक टैब दबाया तुमने, कुछ जगह छूट जाएगी ना। अच्छा, अब उसके रन प्रिंट कराओ। A5 A1 1 पहले पहले से शुरू करते हैं। फिर अब दोबारा स्लैश टी लगाओ, फिर दोबारा स्पेस देनी है दरमियान में। स्लैश टी स्लैश जो लगा रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा ना, वो टैब दबा रहा हूँ ना, बेसिकली स्पेस छोड़ रहा हूँ दरमियान में। तो वो लगाना कैसे है? नहीं ऐसे नहीं, ये हमेशा लगता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो इसके बाद ऑपरेटर लगाओ, लेस देन वाला। हाँ बिल्कुल, नहीं लेस देन वाला ऑपरेटर लगाओ। अच्छा, इससे पहले हाँ, क्योंकि वो तुम बेसिकली तुम दो चीजें इकट्ठी जब भी करने लगोगे ना, तो तुम्हें ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अब स्लैश टी लिखो इसके अंदर। परफेक्ट। अब अब इसके बॉल्स बाद बॉल्स B1। वेरी गुड। समझो। ठीक है। अब चला के देखते हैं। तो 5 एंट्रियां करनी पड़ेंगी, पहले जल्दी जल्दी कर लो। मेरे साथ ये क्या? 4 बस, अब आहिस्ता। ये हो गया, ठीक है। तो वो लिखा हुआ आ गया कि 12 था और फिर आगे 12 था, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि बॉल्स को ब्रैकेट में कर दो, कि ब्रैकेट में नजर आए बॉल्स, जिस तरह एक्चुअली होता है स्कोर बोर्ड के ऊपर। तो हम ये इतना इतना मुझे दो जरा। अब मैं तो बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। ये इतना जरा कंट्रोल A कंट्रोल C करके जरा चैट में रखो। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ अब। बहुत अच्छा किया है। मतलब पता नहीं ये बाकियों से हुआ है या नहीं, लेकिन इतना मतलब होना चाहिए था सबसे। टाइम लगता है यार, शुरू में टाइम तो लगेगा, लेकिन ये अगर कोड किसी से अभी तक नहीं लिखा जा रहा तो वो काफी प्रॉब्लम में है। चैट चैट में रख देना, मीटिंग की चैट में। ठीक हो गया सर, कोड में भेज देता हूँ। ये कॉपी थैंक यू। अभी मेरी स्क्रीन उम्मीद है नजर आ रही होगी। तो ये कोड इसने अभी तक लिखा है। ये इसने वेरिएबल्स बनाए थे, ये इसने वो किया था, और यहाँ पे ये था जहाँ पे मैंने इसको रोका है, ठीक है। रोका इसलिए है कि वो अब समझाना जरा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए रोका है। तो ये मैंने डेटा एंट्री की। तो एंड पे जो मेरा स्कोर बोर्ड आ रहा है वो इस शक्ल में आ रहा है कि ये मेरे बैट्समैन का नाम आ गया, ये मेरे रन्स आ गए, ये मेरी बॉल्स आ गई। तो बॉल्स को मैंने कहा था कि भाई जरा ब्रैकेट में कर लें, तो ब्रैकेट में कैसे करेंगे? अब इसको आपने ब्रैकेट में करना है, तो ब्रैकेट स्टार्ट करो और फिर इसके बाद ब्रैकेट एंड करो। ये आसान नहीं है बिल्कुल भी। ये कॉन्केटिनेशन कहते हैं इसको, मतलब इस अमल को कि आप स्ट्रिंग्स को इकट्ठा कर रहे हो। होएगा ये कि ए लिखा हुआ आएगा, फिर टैब दबेगा, फिर रन लिखे हुए आएंगे, फिर टैब दबेगा, फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट होएगा, उसके बाद बॉल्स लिखी नहीं आएंगी, उसके बाद ब्रैकेट बंद होएगा। वेरी गुड। और अब इसके एंड पे रन रेट भी लिख लो। तो रन रेट लिखने के लिए क्या है, इधर फिर स्लैश टी दबा देते हैं, और रन रेट के तुम कहोगे A1 डिवाइडेड बाय B1, और यहाँ पे काम सारा खराब हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा। क्यों नहीं आया? नहीं है कुछ सर तो जी, वो आना चाहिए। 100 मैंने अभी डाला ही नहीं, वेरिएबल लिया था ना। हाँ, लेकिन A1 B1 में तो हो जाना चाहिए ना। मतलब मैंने डिवाइड जब किया तब तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए एटलीस्ट। लिटिल बिट स्ट्रेंज। एक बार दोबारा चलाते हैं। वही मैं कहूँ ना कि कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था। तो ये आ मेरा, गया। हाँ ये मेरे बैट्समैन का नाम हो गया, ये उसके रन्स हो गए, ये उसकी बॉल्स हो गई, ये उसकी
वो हो गई, रन रेट हो गई। रन रेट का प्रॉब्लम ये है कि यार इसको आपको पहले कैलकुलेट करना है एक्चुअली। असूली तौर पे आप इसको ऐसे करो कि RR1, इधर RR1 एक वेरिएबल बनाओ, और इसी तरह RR2, RR3, RR4, RR5, ये 5 वेरिएबल्स बना लो, ठीक है। और ये कैलकुलेट करो यार, इधर RR1 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय B1। प्रॉब्लम ये है कि ये फिर वही इंटीग्रल डिवीजन वाला मसला आता है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100.0 कर सकते हैं, ये एक जुगाड़ है। मल्टीप्लाई बाय 100.0 और फिर डिवाइडेड बाय 100.0। ये खुद करोगे तो आपको समझ आएगी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। वो 0 0 दिखाता है ना बार बार, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ये लाइन कॉपी कर लो, सबकी रन रेट कैलकुलेट कर लो। ये RR2 हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, तो ये पांचवा हो गया। अच्छा, अब मेरे पास आउटपुट आ गई है, आउटपुट वाली लाइन थी, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो ऑल यू हैव टू डू इज रिप्लेस द नेम्स, और मतलब वो रेलेवेंट वो बस करते हैं जो A B C D E, ये मेरे 5 बैट्समैन हो गए। ये पांचवा है, ये चौथा है, ये तीसरा है, ये दूसरा है। ठीक हो गया। एक दफा इसको चला के देख लो कि ये करता क्या है। अच्छा, ये मसला है, मैं F10 दबाता हूँ, F9 दबा, F10 फॉर सम रीजन कंपाइल नहीं कर रहा, अजीब सी बात है। अच्छा खैर, 12 1, ठीक है, वेरी गुड। मेरे पांचों बैट्समैन आ गए, मेरी रन आ गए, बॉल्स आ गई, और ये मेरी वो रन रेट या जो भी आ गई, ठीक है, हाँ ठीक ही लग रही है। उसने 12 स्कोर किया, 2 बॉल 6 की रन रेट होएगी, 12 किया 4 पे 3 की रन रेट होएगी, ठीक है। अब इसके ज्यादा वैसे तो ये बहुत है जितना मैंने कहा था। अब इसके आगे आप जितना मर्जी फैंसी काम कर लो। फैंसी काम ये होता है कि आप मतलब प्रॉपर स्कोरबोर्ड की शक्ल बनाने की कोशिश कर लो, करनी है तो वो 2 मिनट में बन जाती है, कुछ ज्यादा काम नहीं है। ये /t 3 दफा जो है ना, ये इधर दे दो। स्ट्रेट लाइन कहाँ से डाली है? है ये अंडरस्कोर, स्ट्रेट ये अंडरस्कोर है सिर्फ, यानी लाइन नहीं है, सिर्फ अंडरस्कोर है। तो ये अब तुम्हें थोड़ा सा नजर आएगा कि आउटपुट बेहतर हो जाएगी। इसको क्या एतराज है, सेमीकोलन नहीं डाला। ये चीजें मैं तुम्हें पहली क्लास से जिद कर रहा हूँ कि ये जो फॉर्मेटिंग है ना, इसके बारे में थोड़ा सा सोचा करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो मतलब प्रेजेंटेशन जरूरी होती है। असाइनमेंट में भी जरूर, असाइनमेंट में मार्क्स रखे होते हैं उन्होंने इसके। तो ये थोड़ा सा स्कोर कार्ड अच्छा लग रहा है कि जरा इधर आ गया है। हेडिंग्स आ जाती तो बहुत ही अच्छा होता। तो अब हेडिंग्स डाल लेते हैं। तो सी आउट, अब हेडिंग्स डाल लेते हैं। तो ये बैट्समैन का नेम होएगा, उसके बाद /t दोगे, उसके बाद उसके रन होएंगे, उसके बाद उसकी बॉल्स होएगी कितनी खेलनी है, उसके बाद उसकी रन रेट होएगी, ठीक है। तो ये मेरी हेडिंग्स आ गई। और ठीक है, एक लाइन ऊपर भी लगा ली है मैंने। सेमीकोलन लगाने की आदत खत्म हो गई। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक स्कोर कार्ड की शक्ल निकल आई है, जिसको अब तुम Ctrl+P दबा के प्रिंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये अब इससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता। तो मतलब जब क्वेश्चन ये जिस तरीके से मैंने डेवलप किया है, ऐसे ही डेवलप करना है आपने भी। क्वेश्चन पढ़ो, पहले उसके बेसिक हिज्जे करो, उसके बिल्कुल बेसिक हिस्से निकालो, वो पहले उसको उतना तो चला के देखो ना कि वो चलता है या नहीं। जब एक दफा सारा चल पड़ा,
तब उसकी फॉर्मेटिंग कर लो, तब उसकी जरा शक्ल बना लो कि उसको कैसे वो करना है। अगर इधर कोई है जिससे ये काम नहीं हो रहा, जिसको ये मुश्किल लग रहा है, तो आप बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हो, बहुत सख्त प्रॉब्लम में हो, और आपको जरूरत है कि आप अगले 1-2 दिनों में जल्दी जल्दी वीडियो लेक्चर्स देखो और मतलब ये यहाँ तक इस स्पीड तक पहुंचो। अब स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन होए, कुछ होए, वरना मैं आगे चलूंगा। ठीक है, सबको आता है, वेरी गुड। ये फाइल भी मैं आपको दे दूंगा एक्चुअली, ये फाइल भी ले लेना, मैं उसमें ग्रुप में रख दूंगा। ठीक है, मैं अगली फाइल बना लेता हूँ। भाई चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये वाली मैं आपको फाइल दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन रियली मतलब मसला वही है कि अगर रियली किसी से नहीं ना हो रहा, तो शर्माने शर्माने में ना रह जाना, काम बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा बहुत जल्दी। अब तो शुरू में टाइम होता है कि बंदा ये सी आउट सी इन चीजों की जरा प्रैक्टिस कर ले। अगला जो है वो कंडीशनल स्ट्रक्चर है। मैं कंप्लीट नहीं करूंगा आज, बिल्कुल भी हो नहीं सकता, सिर्फ स्टार्ट करूंगा। कंडीशनल स्ट्रक्चर से ये मुराद है कि अभी तक तुम जितना कोड लिख रहे हो, वो सारा कोड ऊपर से शुरू होता है, यहाँ से पहली लाइन चलती है, फिर दूसरी चलती है, फिर तीसरी चलती है, फिर चौथी चलती है, फिर पांचवी चलती है, सो ऑन। ऊपर से नीचे तक सीक्वेंशली तुम्हारा कोड रन होता है। ये नहीं होता कि ये लाइन ना, ये 2 लाइनें ना चलें, ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। दिस इज व्हाट कंडीशनल स्ट्रक्चर्स आर। कंडीशनल स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन, कोड इज ईदर एग्जीक्यूटेड और नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, किसी खास कंडीशन की बुनियाद पे कोड चलता है या नहीं चलता। अब ये सी प्लस प्लस में बेसिकली 2 ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक इफ का होता है और एक स्विच का होता है। प्रोग्रामिंग में जितना मर्जी आगे तक चले जाओ, यही स्ट्रक्चर रहते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। एक और होता है क्वेश्चन मार्क वाला, लेकिन सी प्लस प्लस में भी है बहरहाल, लेकिन वो कोई खास यूज कहीं पे नहीं होता। मैं इफ से स्टार्ट करूंगा, तो इफ का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इफ के आगे आती है एक कंडीशन, एक करली ब्रेस और एक करली ब्रेस। यहाँ पे बॉडी ऑफ इफ लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद आती है एल्स, और एल्स के बाद यहाँ पे बॉडी ऑफ एल्स, या एल्स का पार्ट, या जो भी कह लो। ठीक है जी, इफ इस तरह से लिखते हैं, ये इसका सिंटैक्स होएगा। बात शुरू होएगी जारी बात है इस कंडीशन से कि ये क्या बला है। तो ये कंडीशन इज एनीथिंग which evaluates to true or false। प्रोग्रामिंग में जब लफ्ज कंडीशन इस्तेमाल किया जाए, तो वो कोई भी ऐसी बला है जिसका आंसर या तो ट्रू आए या फॉल्स आए, ये कंडीशन होती है। ठीक है, कंडीशंस आर यूजुअली क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। हमने आज क्लास शुरू की थी ऑपरेटर से, अरिथमेटिक वगैरह पढ़े थे। ठीक है, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स विच गिव अ ट्रू फॉल्स आंसर। ये होते कौन से हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, डबल इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, अब अगर ये बताना पड़ेगा तो काम खराब है। तो आपको पता है कि ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है। लेस देन इक्वल ऐसे लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, दरमियान में स्पेस नहीं दे सकते, निशान उल्टे नहीं कर सकते, ऐसे ही लिखना है। ग्रेटर देन इक्वल ये होता है। इक्वल, सिर्फ इक्वल की अगर बात करें तो वो डबल इक्वल होता है। इस पे अभी 2 मिनट बाद बात करता हूँ। और ये नॉट इक्वल होता है, जो मैथ्स में तुम नॉट इक्वल कहते हो ना, जिसको, ये वो है। वापस आए, बात शुरू कहां से हुई थी? बात शुरू हुई थी कि इफ हम ऐसे लिखते हैं,
कंडीशन क्या होती है हमने डिफाइन किया, अब कंडीशंस बनानी है। तो कंडीशंस बनती हैं 99% रिलेशनल ऑपरेटर से। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स ये होते हैं। अब ये समझना काफी आसान है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई क्या 5 < 7 है, तो सारी बात है इसका आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 6 < 6 है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 = 4 है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, कि 2 बराबर नहीं है फॉल्स उसके। ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें एक नोट दे देता हूँ कि रिमेंबर दैट equal is assignment and double equal is relational। ये एक बिल्कुल बेसिक बुनियादी सवाल होता है प्रोग्रामिंग में। किसी को तंग करने के लिए पूछा जाता है कि इक्वल और डबल इक्वल में क्या फर्क है। ठीक है, अब इक्वल असाइनमेंट है, वो तो एक असाइनमेंट का काम ये होता है कि राइट साइड वाला डेटा पकड़ती है, लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में डाल देती है, ये असाइनमेंट होती है। डबल इक्वल रिलेशनल है यार, विच मीन्स कि ये तुम्हें ट्रू फॉल्स में आंसर देगा। तो बिल्कुल दुनिया ही फर्क है ना, कि मतलब सेम कुछ है ही नहीं बिल्कुल। तो फर्क ही है बस, सेम कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली इफ की कंडीशन होती है। अगर हम क्वेश्चन की फॉर्म में करें, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि सिंपल। ठीक है, एक यूजर से एक नंबर लो, एक इंटीजर लो, और उसको बता दो कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये इसको मैं अगली स्लाइड पे लेके जाता हूँ। तो यूजर से एक नंबर लो और उसको ये बताओ कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैंने एक एक वेरिएबल मुझे चाहिए होगा, मैंने उसका नाम इंट एक्स रख दिया। यूजर से कहा कि प्लीज एंटर अ नंबर। उसने सी इन कर दिया एक्स में, तो मेरे पास नंबर आ गया। अब मुझे ये बताना है उसको कि नंबर पॉजिटिव एंटर किया उसने या नेगेटिव एंटर किया। ये काम कैसे होएगा? राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट्स एन इंटीजर एंड टेल्स यू इफ इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला काम अब कैसे होएगा? तो पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है? जो जीरो से बड़ा होता है। तो अगर नंबर जीरो से बड़ा है, तो कह दो कि पॉजिटिव है, वरना कह दो कि नेगेटिव। आपका प्रोग्राम ऊपर से चलता है तो हर लाइन चलती है, पहली लाइन चलेगी, दूसरी चलेगी, तीसरी चलेगी। लेकिन जब वो इफ के ऊपर आता है तो ऐसे नहीं होता। इफ के ऊपर एक फैसला किया जाता है, एक कंडीशन है जिसका फैसला किया जाता है। अगर वो कंडीशन सच होती है, ट्रू होती है, तो फिर जो इफ वाला हिस्सा है वो चल पड़ता है, अगला नहीं चलता। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो इफ वाला हिस्सा नहीं चलता, वो स्किप हो जाता है, आगे चला जाता है। सिंपल इंग्लिश उर्दू है यार। अगर ये बात ठीक है तो ये कर दो, वरना ये कर दो। दोनों काम इकट्ठे तो नहीं ना हो सकते, या वो होना है या वो होना है। तो एज सिंपल एज दैट, इसको चला के एक दफा देख लो। तो मैं नंबर एंटर करता हूँ 23। तो अच्छा, वो कहता है कि पॉजिटिव है, दैट इज गुड। और मैं फिर एंटर करता हूँ -2। वो कहता है कि नेगेटिव है। तो आई थिंक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पिछले सेमेस्टर में भी आपसे यही क्वेश्चन किया था, फिर यही करूंगा कि जीरो एंटर करूंगा तो क्या होएगा। जीरो में पॉजिटिव आएगा। दोबारा सोचो।
अगर हम कंडीशन ही चेंज कर दें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। नहीं, मैंने जान, हाँ वो बात तुम्हारी ठीक है, बिल्कुल ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन वो मैंने जान के कोड इसलिए साइड सामने रखा है आपके इस वक्त, कि इस वक्त जो कोड लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जब मैं 0 एंटर करूंगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, आउटपुट क्या आएगी? जीरो, ये फिर नेगेटिव में चला जाएगा। ये नेगेटिव में तो चला जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव गलत है, ऑब्वियसली गलत है, लेकिन बात ये है कि वो कंप्यूटर तो गुलाम है ना, मतलब उसको जो लिख के दोगे वो कर देगा। तो मेरा सवाल एक्चुअली ये नहीं था कि सही चीज क्या होनी चाहिए, सवाल ये था कि जो लिखा हुआ है पीछे कोड, जब ये चलेगा तो क्या होएगा, तो 0 पे नेगेटिव आएगा, कैसे आएगा? इस इज कंडीशन का इक्वल नहीं फैसला डालना, करो। इज नहीं, इक्वल नहीं डाल। ऐसे ना सोचो, तुम ये सोचो कि मैंने 0 एंटर किया है और ये कंडीशन है, तो कंडीशन क्या है, 0 ग्रेटर देन 0, ये तो फॉल्स हो गई। फॉल्स में क्या होता है, एल्स वाला हिस्सा चल पड़ता है। ठीक है, तो दैट्स फाइन, वो ठीक है, मैं उसकी बात समझ गया था, उसकी बात बिल्कुल ठीक थी कि वो 0 लिख दें तो वो हो जाएगा। तो इसके लिए हम कुछ इस तरह से काम करेंगे। एक्चुअली 0 पॉजिटिव भी नहीं होता, तो हम इस तरह से काम करेंगे, 0 0 ही होता है। ठीक है, मतलब मैं 0 को ना पॉजिटिव मांगता हूँ ना नेगेटिव मांगता हूँ। अब देखो मेरी सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन ये है कि अगर तो 0 से बड़ा है तो कॉन्फिडेंटली पॉजिटिव, अगर 0 से छोटा है तो कॉन्फिडेंटली नेगेटिव। वरना वरना तक बात पहुंचेगी कब, जब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, जब वो 0 से बड़ा भी नहीं है और 0 से छोटा भी नहीं है, तो जाहिर बात है वो 0 ही होएगा। तो वरना हमने कहा कि 0 है। ठीक है, एक बात याद रखना कि, अच्छा ठहरो पहले इसको खत्म करें एक दफा, फिर करता हूँ। तो अब मैं 0 देता हूँ तो वो 0 है, और अब मैं पॉजिटिव नंबर देता हूँ तो वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव देता हूँ तो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीटिंग थी कि मैंने बताए बगैर ये काम किया है। तो ये बात जरा सुनना गौर से और समझना, ये तंग करती है बात। इफ के आगे आप एक कंडीशन लिखते हो, मैं उसको कंडीशन 1 कह रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे इफ करली ब्रैकेट ही लगा देते हैं, इफ की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, इफ की कुछ स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, उसके बाद आप एल्स लिखते हो, और एल्स में कुछ एल्स की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। अब दरमियान में भाई इफ एक ही दफा आता है और एल्स भी एक ही दफा आता है, ये सारा एक कंडीशन लिखी हुई है, ये एक यूनिट है। इसके दरमियान में एल्स इफ की जितनी मर्जी ब्रांचेस आप डालना चाहते हो आप डाल सकते हो, कोई नहीं रोक रहा। ये कितनी इफ कंडीशंस लिखी हुई है, अगर कभी को पूछ ही ले तो ये एक इफ कंडीशन लिखी हुई है। प्लीज थिंक अबाउट दिस एज अ सिंगल यूनिट। जब आप इफ लिखते हो तो ये आपकी इफ की कंडीशन स्टार्ट होती है। ठीक है, अब जब तक अगला इफ नहीं आएगा तब तक ये कंडीशन चल रही है, ये सारी एक ही कंडीशन है। अब ये बोलने का लफ्जों का हेर फेर है, ये एक सिंगल यूनिट है। प्रोग्रामिंग के हिसाब से दिस इज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, ये यूनिट चलता किस तरह, ये ऐसे चलता है कि अगर पहली कंडीशन दुरुस्त होती है तो ये वाला हिस्सा चल पड़ता है, गेम ओवर, तमाशा खत्म। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, झूठ लिखा हुआ है, तो ये हिस्सा तो नहीं चलेगा, ये तो स्किप होएगा, अगली पे जाती है, स्किप होके अगली पे जाती है। अब अगली कंडीशन टेस्ट होती है, अगर अगली ट्रू निकल आती है तो फिर ये वाला हिस्सा चल पड़ता है और तमाशा खत्म। जैसे ही कोई एक हिस्सा चल पड़ता है ना, तमाशा खत्म हो जाता है। उसके बाद ये नहीं होएगा कि वो अगली कंडीशन भी टेस्ट करेगी, नहीं, बस एक हिस्सा चल पड़ा, खत्म, पूरी इफ की कंडीशन खत्म। एल्स उस वक्त चलता है जब पहली भी फॉल्स होए, दूसरी भी फॉल्स होए, तीसरी भी फॉल्स होए, चौथी भी फॉल्स होए, सारी फॉल्स होए, तो एल्स वाला हिस्सा एग्जीक्यूट करता है। ये बड़ी चीज कंफ्यूज करती है लोगों को, आगे तक चले जाते हैं, कंफ्यूज करती है। देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ else if branches within a single if block। एक सिंगल इफ का ब्लॉक है, जब तक आप इफ दोबारा नहीं लिखोगे अगला ब्लॉक शुरू नहीं होएगा। इसके अंदर जितनी मर्जी एल्स इफ की कंडीशंस लगा लो, बट शर्त ये है कि ओनली वन कोड ब्लॉक कैन एग्जीक्यूट। तो ये शर्त है, एज सून एज वन कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट्स इंटायर इफ इज फिनिश्ड, वो पूरा ब्लॉक खत्म हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये सेकंड कंडीशन चल पड़ी है
तो अब इसका ये मतलब नहीं कि ये सारी लाइनें भी चलेगी, नहीं, बस सेकंड चल पड़ी, खत्म, ये पूरा ब्लॉक खत्म। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो कोड लिखा होएगा वो एग्जीक्यूट करेगा। एक ये पॉइंट और एक छोटा सा और पॉइंट, बल्कि ये मैं आपसे पूछता हूँ, वाइल राइटिंग सिंटेक्स, वाइल राइटिंग सिंटेक्स, यानी इस राइट साइड पे मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है ना, आई यूज्ड लॉट्स ऑफ curly braces, but in actual code above, जो भी मैं कोड आपको कॉपी पेस्ट करके दिया है, देयर इज नॉट अ सिंगल curly brace। ये व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं सिखा रहा हूँ, यानी जब मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ, तो मैं तुम्हें टिका के ये दे रहा हूँ करली ब्रेसेस, बार बार करली ब्रेस, करली ब्रेस, करली ब्रेस, लेकिन जब मैंने एक्चुअली ये कोड लिख के तुम्हें दिखाया है तो इसमें एक भी करली ब्रेस नहीं है। अब सही कौन सा गलत कौन, ये ऊपर वाला तो गलत नहीं हो सकता, ये तो एक्चुअली कंपाइलर चला रहा है, तो ये तो ठीक होएगा। तो इसका आंसर पता है किसी को कि ये क्या गेम चल रही है? curly braces around these code blocks are optional as long as there is a single statement. There is a single statement in the code block. बस इससे ज्यादा नहीं मैं इसको समझा सकता। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि मेरे इस वाले कोड ब्लॉक में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट थी, तो मैं करली ब्रेस लगवाऊं लगाऊं ना लगाऊं मेरी मर्जी है। लगा लोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि इट्स एक्चुअली गुड प्रैक्टिस के लगा लो। वो बस जरा रीडेबिलिटी जरा खराब हो जाती है, मैं इसलिए नहीं लगाता, लेकिन लगा लो तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शनल होते हैं अगर आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आपके पास स्टेटमेंट ज्यादा है तो फिर ये ऑप्शनल नहीं है, फिर ये लाजमी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज एब्सोल्युटली द सेम, इसमें कोई एक ढेले का भी फर्क नहीं आएगा जब मैं रन करूंगा। क्लियर हो तो एक और बनाए। चलो आओ फिर, अब मैं टाइम दूंगा आपको, ये आपको मैं कोशिश करूंगा खुद बनाओ। और इवन आपने अभी एक नंबर लिया है यूजर से, आपने बताया मुझे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अब आपने बताना है कि वो ऑड है या इवन है। तो जाहिर बात है यहां तक तो बात वही है ना कि हमने एक इंटीजर ले लिया है। अब हमने ये फैसला करना है कि वो नंबर ऑड है या इवन है। 2-3 मिनट सोचें फिर मेरे से बात करें। सर मॉडुलर सेपरेटर इस्तेमाल करेंगे। हम्म, हाँ बिल्कुल, मॉडल्स के बगैर तो नहीं हो सकता। तो मैंने आज एक हिंट दी थी आपको कि कोई भी नंबर अगर मैं आपको दे दूं एक्स, तो उसको आपने चेक करना हो कि वो ऑड है या इवन है, तो आप उसको दो पे तकसीम करते हो। दो पे तकसीम करके आप ये देखते हो कि ये जो रिमाइंडर आया है ये क्या है। अगर ये रिमाइंडर 0 होता है तो आप कहते हो कि नंबर क्या है, इवन। और अगर ये 0, अगर ये 1 आया है तो आप कहते हो कि ऑड है। ठीक है, मैं ये मैथ्स नहीं करवाना चाहता, बहरहाल ये सिंपल ऑड इवन नंबर को चेक कैसे करते हैं कि 2 पे डिवाइड करते हो, अगर रिमाइंडर बचता है तो वो ऑड है, अगर नहीं बचता तो वो इवन है। यहां तक कोई मसला नहीं है, मैंने बता दिया, आपने सुन लिया। अब आपको इसका कोड लिखना आना चाहिए, ये जरूरी है। यानी अब ये सिचुएशन मैंने समझा दी है ना कि करना क्या है, अब कोड लिखना आपको 100% आना चाहिए इसका, यही तो क्वेश्चन है एक्चुअली। तो 2 मिनट लो जरा, ज्यादा नहीं, ट्राई करो। जिसको समझ आ जाए बोल रहा है।
यार मैं तो इवन ऐसे करवाता हूँ, अगर इफ एक्स का रिमाइंडर 2 के साथ इक्वल टू है 0 के, तो नंबर जो है वो सी आउट जो है वो इवन है, ठीक है। एल्स नंबर ऑड है, ठीक है। इसमें दो ही रास्ते होते हैं, इसमें कभी भी ये नहीं हो सकता कि कोई तीसरा रास्ता निकला है, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 0 नहीं आएगा, तीसरा कोई रास्ता नहीं निकलता। तो इसमें एल्स इफ की जरूरत नहीं है, जहां पे सिर्फ दो ही रास्ते हैं वहां पे एल्स बहुत है। तो अगर तो एक्स का रिमाइंडर 2 के साथ 0 के बराबर आ गया, अगर एक्स का रिमाइंडर 2 के साथ 0 के बराबर आ गया तो नंबर इवन है, वरना नंबर ऑड है। यहां तक तो सबको समझ आनी चाहिए और सबको लिखना चाहिए। अब इसको ठीक करवाओ, लिखे कैसे? एक्स का रिमाइंडर 2 के साथ कैसे लिखते हैं? एक्स रिमाइंडर 2 रिमाइंडर 2, जहां से आज बात शुरू की थी, अरिथमेटिक ऑपरेटर। और इक्वल नहीं लिखते कभी भी, इक्वल तो असाइनमेंट होता है, तो डबल इक्वल डबल इक्वल सवाल करना है, ठीक है, बस दैट्स इट। तो मैंने कहा कि 4 क्या है, 4 इवन आ जाएगा, और फिर पूछूंगा कि 3 क्या है, तो 3 ऑड आ जाएगा, और हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, आई डोंट थिंक कोई खास दिक्कत होनी चाहिए, सही कह रहा हूँ? ठीक है, चलो फिर घर के लिए काम लो। बेसिकली सैलरी स्लिप बनानी है। मैं तुम्हारा प्रोग्राम जो है सैलरी पूछेगा और टैक्स कैलकुलेट करेगा। टैक्स ब्रैकेट्स इन पाकिस्तान और पाकिस्तान में टैक्स ब्रैकेट्स ये हैं कि अगर आप 2 लाख से कम कमाते हो तो आप 0 टैक्स देते हो। अगर आप 2 to 4 लाख कमा रहे हो, ये सही नहीं है, मैं फर्जी बना रहा हूँ, तो आप 10% टैक्स देते हो। अगर आप 4 to 8 लाख कमा रहे हो तो आप 20% टैक्स देते हो। और अगर आप ग्रेटर देन 8 लाख कमा रहे हो, तो हमारे मुल्क में तो खैर तो कुछ भी नहीं देते, लेकिन वैसे कागजों पे 30% टैक्स देते हो, ठीक है। बस खत्म, दैट्स इट, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आपका प्रोग्राम मुझसे सैलरी पूछेगा, मैं कहूंगा भी मैं इतनी सैलरी कमाता हूँ साल की, साल की होती है ना टैक्स बेसिकली, तो साल की मैं इतनी सैलरी कमाता हूँ, तो वो उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेगा और मुझे एक छोटी सी सैलरी स्लिप खूबसूरत सी बना के दे देगा कि भाई तेरी सैलरी इतनी है, तेरा टैक्स इतना है, तो टैक्स काट के तेरी सैलरी इतनी बचती है। यदि फॉर एग्जांपल ग्रोस जो है, ग्रोस सैलरी वो 100 रुपये है, टैक्स जो है वो 5 रुपये इमरान खान साहब ने ले लिया। चले यार, इमरान खान ने 5 ले लिया, तो उसके बाद जो नेट सैलरी जो टेक होम जो मेरे पास घर में लेके जाऊंगा, वो हमारा प्रोग्राम मुझे कर देगा कि 95 है, ठीक है। हाँ ना, कोई मुश्किल नहीं है, बस जरा मैं चीज़ें इस्तेमाल करवाना चाह रहा हूँ और वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन यहीं से नेक्स्ट टाइम क्लास शुरू करूंगा कि मैं ये मांगूंगा प्रोग्राम के कोई बंदा स्क्रीन शेयर करे और ये मुझे चला के दिखा दे, ठीक है। आ, बस यार, अब आहिस्ता चलने से अब मेरा ख्याल है कि हम गुरेज करेंगे और अगली दफा से हम स्पीड पकड़ लेंगे। ये 5th लेक्चर मैंने आपको करवाया, ठीक है। ये बेसिकली मैंने आपको इफ की कंडीशन करवाई है, ठीक है। तो 5th लेक्चर रीड कर लेना। एग्जाम्पल मेरे अपने ही होंगे सारे, ये वो रिलेशनल ऑपरेटर्स आ गए, क्योंकि बुक के एग्जाम्पल्स मुझे जरा थोड़े हल्के लगते हैं, तो एग्जाम्पल ज्यादातर मेरे ही होंगे, लेकिन किताब से पढ़ लिया करो जाके, कम से कम ये देख लिया करो कि सारे टॉपिक्स कवर हो गए। हाँ, ये नहीं हुआ, लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं हुए, ये अगली दफा। हाँ बस ठीक है, लेक्चर 5 तक आप पढ़ लो, तो वो लॉजिकल ऑपरेटर्स, और बस फिर उसके आगे हम शुरू करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल्स अभी और करेंगे, ठीक है भाई।
जब यकीन करो ना वो दो तीन किस्म के लोग हो जाते हैं अब क्लास के अंदर इस स्टेज पे। ये क्लास